हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है, हम जनरल साइंस की क्लास लेते हैं राज रसायन चैनल पर। तो आज की हमारी जनरल साइंस की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें चाहे आपका रीट का एग्जाम हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे पटवारी हो, या फिर अपने सिविल सर्विस में चाहे आपका आईएएस हो या आरएस हो, सब में ये टॉपिक शामिल है और डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा के भी पूछ सकता है। तो धातु अधातु या उपधातु के बारे में जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी इनके टॉपिक हो सकते हैं, या किस किस टाइप से अपन इनको कवर कर सकते हैं, तो हर टाइप को अपन कोशिश करेंगे। और मैं बड़ा दावा तो नहीं करता, लेकिन अपना प्रयास ये रहेगा कि आज की क्लास के बाद कम से कम इस टॉपिक में से आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। धातु, अधातु और उपधातु। इनके अंदर देखिए तीन कैटेगरी के अंदर आवर्त सारणी में जितने भी तत्व अभी तक मिले हैं, इन तत्वों को अगर हम काउंट करें तो ध्यान रखिए 118 तत्व जो वर्तमान में पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स अभी प्रेजेंट है। 118 तत्व, लेकिन इनमें भी ध्यान रखिए प्राकृतिक रूप से 105 तत्व ही है। नेचुरल जो है वो आपके 105 तत्व प्राकृतिक रूप से हैं, और बाकी के जो तत्व है 118 तक के, वो सारे के सारे लैब में बनाए हुए हैं। एक बात ये दिमाग में रखें। फिर जो ये 118 तत्व टोटल हैं, इनके अंदर हम इनके गुणों के आधार पर अगर इसको बांटे तो तीन टाइप के हमारे पास में तत्व मिलते हैं। 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एंड 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। तो मेटल्स सबसे ज्यादा है। देखिए ध्यान रखिए, आवर्त सारणी के अंदर हमें 4 टाइप के ब्लॉक मिलते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इनमें से ये 4 ब्लॉक के अंदर टोटल एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया हुआ है। अब इनमें से एस ब्लॉक पूरा, डी ब्लॉक पूरा और एफ ब्लॉक पूरा, ये 3 ब्लॉक सारे के सारे क्या है? मेटल्स हैं। इनके अंदर सभी में धातु है। केवल और केवल पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एक से पी ब्लॉक ऐसा है जिसके अंदर हमें मेटल भी मिलता है, नॉन मेटल भी मिलता है और मेटलॉइड्स भी मिलते हैं। यानी पी ब्लॉक के अंदर धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व मिलते हैं। तो ध्यान रखिए, एस, डी और एफ ब्लॉक में कंप्लीटली मेटल्स हैं, सभी धातु है, और पी ब्लॉक में तीनों कैटेगरी है। ये दिमाग में रखें। इस टाइप से हम देखें कि आवर्त सारणी का एक बड़ा भाग जो है वो धातुओं से कंप्लीट होता है। यानी कि टोटल जितने तत्व है उसका लगभग 78% मेटल्स होते हैं। धातु कितने हैं? लगभग 78% धातु है। बाकी के जो बचते हैं उसमें अधातु भी होता है और उपधातु भी होता है। ये दोनों कैटेगरी अलग से हमारे पास में क्लासिफाइड होती है। और इनके बारे में अब हम आज की क्लास में धातुओं के स्पेशल क्या क्या गुण होते होंगे, अधातुओं के क्या होते होंगे, और उपधातु जो है वो धातु और अधातु का मिश्रण है, दोनों के गुण उसमें होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से आज बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक अपन लेते हैं मेटल्स। धातु क्या चीज है? हालांकि हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे दोनों के साथ में, तुलनात्मक रूप से धातु और अधातु को। तो पहली पॉइंट अगर अपन बात करें पहले टॉपिक के बारे में कि इनकी भौतिक अवस्था क्या होती होगी, तो ध्यान रखिए धातु जो भी होते हैं वो हमेशा ठोस होते हैं। इनकी भौतिक अवस्था ठोस होती है, लेकिन सवाल जो बनते हैं, क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में होता है वो अपवाद से ज्यादा पूछा जाता है। और विज्ञान के अंदर सिस्टमेटिक तो है लेकिन अपवाद भी बहुत होते हैं। इसलिए ध्यान रखिए भौतिक अवस्था धातुओं की ठोस होती है, लेकिन एक धातु ऐसा होता है मरकरी, Hg, जिसको हम पारा बोलते हैं। ये धातु हमेशा द्रव में पाई जाती है। प्राकृतिक रूप से जो भौतिक अवस्था है पारे की वो द्रव होती है, जबकि वो धातु है। ठोस होना चाहिए था लेकिन वो ठोस नहीं होकर के द्रव में होता है। एक बात और दिमाग में रखिए, जिस हम भौतिक अवस्था की बात करते हैं वो भौतिक अवस्था हमेशा रूम टेम्परेचर पर मानी जाती है, कमरे के ताप पर मानी जाती है। और रूम टेम्परेचर कितना माना जाता है? ध्यान रखिए 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, ये रूम टेम्परेचर माना जाता है। इस ताप पर किसी भी तत्व की भौतिक अवस्था क्या होती है उसे हम भौतिक अवस्था मानते हैं। अब इसके आधार पर देखिए, अच्छा इसके अंदर अगर दाब की बात हो, ताप तो ये ध्यान रखिए, अगर इसमें दाब की बात हो तो 1 एटीएम, एक वायुमंडलीय दाब पर उसकी भौतिक अवस्था जो होती है वो हम भौतिक अवस्था प्राकृतिक रूप से मानते हैं। तो देखिए भौतिक अवस्था धातुओं की ठोस होती है, और उसके अंदर अपवाद जो हमें पढ़ना है वो ध्यान रखना है कि अपवाद मरकरी होता है।
लेकिन अधातु के अंदर बात करें तो अधातु के अंदर ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं और गैसें भी होते हैं। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के अधातु होते हैं। इसके अंदर एक बात और ध्यान रखें, जो अधातु में द्रव होता है वो ब्रोमीन होता है। जनरली किताबों में ये थोड़ा कम मिलता है, सिर्फ अपन केमिस्ट्री की डीप क्लास पढ़ते हैं वहां हमें पता चलता है कि ब्रोमीन जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है। देखिए यहाँ ध्यान क्या रखना है, जरूरी क्यों हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जनरली धातुओं का जो द्रव है उसको तो सभी जगह बताया जाता है, सब जगह पढ़ाया जाता है, लेकिन अधातु के द्रव के बारे में लगभग कम बताया जाता है। तो आप ध्यान रखिए, अधातु में द्रव अवस्था में अधातु जो पाया जाता है उसका नाम होता है ब्रोमीन और Br उसका सिंबल होता है। बाकी गैसें इसके अंदर क्रियाशील गैसें भी होती है और अक्रिय गैसें भी होती है। तो इस टाइप से भौतिक अवस्था अधातुओं के अंदर ठोस, द्रव और गैस हो जाती है। और उपधातु के बारे में बात करें तो उपधातु में क्या होता है, धातु और अधातु दोनों के गुण जिस तत्व में पाए जाते हैं वो वाला उपधातु होता है, मेटलॉइड्स। तो इसके अंदर जब ये धातु और अधातु दोनों से बनता है, नेचुरली बात है कि धातु ठोस होते हैं, इसलिए उपधातु भी ठोस ही होंगे, भौतिक अवस्था उपधातुओं की भी ठोस ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि धातुओं के अंदर एक विशेष बात ये ध्यान रखिए, धातुओं के अंदर एक धात्विक चमक पाई जाती है। यानी किसी भी धातु की ताजा कटी हुई कोई सतह होगी, आप किसी धातु को हाथों हाथ काटिए, काटने पर जो ताजा सरफेस होगी, एकदम फ्रेश सतह जो होगी वो हमेशा चमकीली होती है, चांदी जैसी चमकीली होती है। ये एक धात्विक चमक धातुओं का मुख्य गुण माना जाता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। हिंदी में अपन बोले तो उसको बोलते हैं गलनांक और क्वथनांक। गलनांक नाम से ही पता चल रहा है, देखो गलन, एक शब्द आता है गलन, और एक शब्द होता है क्वथन। गलन का मतलब क्या होता है कि कोई ठोस किस ताप पर द्रव में बदलता है वो उसका गलनांक यानी पिघलना, और कोई द्रव किस ताप पर गैस में बदलता है या भाप में बदलता है वो उसका क्वथनांक यानी कितने ताप पर वो उबलने लग जाता है। तो गलनांक और क्वथनांक किसके ज्यादा होंगे और किसके कम होंगे, अगर इसके बारे में अपन बात करें तो देखिए धातु ठोस होता है और ठोस के जो गलनांक क्वथनांक होंगे वो नेचुरल है कि ज्यादा होंगे। तो धातुओं के गलनांक और क्वथनांक की बात होगी तो इनके गलनांक और क्वथनांक हमेशा कैसे होंगे, उच्च होंगे, जबकि अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक हमेशा कैसे होंगे, निम्न होंगे, क्योंकि इसके अंदर जनरली जो प्रॉपर्टी होती है वो गैसों की होती है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर अपन बात करें अपवाद की, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो हमेशा किसका आएगा, अपवाद का आएगा, तो ध्यान रखिए धातुओं के अंदर गलनांक क्वथनांक उच्च होने चाहिए, लेकिन दो तत्वों के नाम याद रखिए, दो धातुओं के नाम याद रखिए, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम के गलनांक क्वथनांक कम होते हैं, यानी रूम टेम्परेचर के आसपास, एक का होता है 302 और एक का होता है 303 केल्विन, यानी कि देखिए रूम टेम्परेचर है 298, 298 और 300 के आसपास इनका गलनांक होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कमरे के ताप से थोड़ा सा भी ताप ज्यादा दे देते हैं तो वो द्रव में बदल जाता है, लेकिन वो होता ठोस है, ये ध्यान रखिए। और इस सीजियम का एक उपयोग और ध्यान रखिए, सीजियम आपके जो सोलर लाइट आती है तो उसकी जो सोलर प्लेट बनती है उस प्लेट में भी इस धातु का उपयोग किया जाता है। यह हो गया इसका अपवाद कि गलनांक और क्वथनांक धातुओं के ज्यादा होने चाहिए, लेकिन गैलियम और सीजियम का कम होता है, लेकिन कमरे के ताप पर ये ठोस होती है, ये भी ध्यान रखिए। दूसरा अपन अधातु के अपवाद की बात करें कि इनका गलनांक और क्वथनांक देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, लेकिन बोरॉन के कुछ यौगिक जिनको अपन बोरॉइड बोलते हैं और कार्बन के कुछ यौगिक, कार्बन के यौगिकों में कार्बाइड है, और स्पेशली आप सबसे बढ़िया चर्चित एग्जांपल कार्बन का याद रखें, हीरा, डायमंड, जिसको आप सबसे कठोर कंपाउंड मानते हो, हीरा कठोर होता है, सबसे कठोर होता है। तो अधातु के हिसाब से देखा जाए तो उसका गलनांक और क्वथनांक कम होना चाहिए, लेकिन हीरे का गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा होना अधातुओं के लिए अपवाद माना जाएगा, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखिए, हीरा हो गया या दूसरे प्रकार के कार्बाइड हो गए या फिर बोरॉन के कंपाउंड बोरॉइड हो जाएंगे, ये वाले जो कंपाउंड है ये गलनांक क्वथनांक उनके ज्यादा होते हैं, जबकि अधातुओं के कम होने चाहिए, इसलिए ये अपवाद माने जाएंगे। तीसरा गुण और इंपॉर्टेंट गुण देखते हैं, तो धातुओं के अंदर एक गुण होता है आघात वर्धनीय या फिर तन्यता का गुण पाया जाता है। इसका मतलब होता है अगर किसी धातु को आप ऊपर से चोट करते हो या उसको यूं खींचते हो तो वो लंबा तार बन जाएगा या चपटा होकर के वो फैल जाएगा, यानी चोट करने पर वो फैल जाता है। इस प्रकार का जो गुण होता है उसको हम बोलते हैं आघात वर्धनीय या
तन्यता का गुण पाया जाता है। लेकिन यही चीज अगर अपन अधातु देखें, जैसे फॉर एग्जांपल आप लीजिए कांच ले लो, कोई पत्थर ले लो, इनके ऊपर अगर आप चोट करते हो तो वो बिखर जाता है, टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। इस गुण को अपन बोलते हैं ब्रिटल या भंगुर। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है धातु और अधातु में। धातु के अंदर आघात वर्धनीय या तन्यता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं के अंदर भंगुर का गुण पाया जाता है। ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट अंतर है दोनों का। और फिर धातुओं की एक विशेष बात, विशेष ही क्या, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो धातु को अधातु से अलग करती है, वो है कि इनके अंदर ताप और विद्युत दोनों का चालन करना। ये विद्युत के चालक होते हैं, यानी इनमें करंट आता है, इनमें बिजली प्रवाहित होती है, विद्युत इनके अंदर से चल सकती है। ताप का प्रवाह भी आगे हो सकता है और विद्युत का प्रवाह भी इनके अंदर से हो सकता है। इसीलिए आप देखो, आप चाहे अपन घरों के अंदर जो बाहर से सप्लाई लाइन आती है वो अपना एल्यूमिनियम धातु होता है। उसके बाद जो घरों के अंदर, हमारे घर के अंदर जो वायर से फिटिंग की जाती है, अलग अलग लाइट की पूरी फिटिंग, वो कॉपर की होती है। सबसे अच्छा चालक सामान्यतः अपन चांदी को मानते हैं, और चांदी से भी अच्छा चालक अगर हम बात करें सबसे अच्छा तो प्लेटिनम। हालांकि चांदी और प्लेटिनम थोड़े महंगे होते हैं, इसलिए इनके वायर हम काम में नहीं लेते, पर घरों के अंदर जो सप्लाई आती है, घर के अंदर जो आपकी लाइट फिटिंग है, उसमें जो वायर है, जो तार हैं, वो ध्यान रखिए वो कॉपर के होते हैं, तांबे के होते हैं। और जो बाहर से सप्लाई पोल पर, खंभों पे जो लगा हुआ तार होता है, वो आपका एल्यूमिनियम का है। यानी कि ये सब क्या है, ये सब धातु है। तो धातु क्यों लगाया आपने, क्योंकि इनके अंदर विद्युत का चालन होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन आगे से आगे चलते रहते हैं, जिससे हमारे यहाँ पर विद्युत आती है और बिजली आती है। अब इसमें देखिए, यही चीज अगर अपन अधातु में बात करें तो अधातु विद्युत के अचालक होते हैं, यानी इनके अंदर विद्युत का चालन नहीं होता है। इसका कारण होता है कि अधातुओं के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इनमें नहीं होता है, इसलिए ये विद्युत का चालन नहीं करते। और धातुओं के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए विद्युत का चालन करते हैं। लेकिन देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, सवाल जो आता है वो अपवाद का आता है। तो आप अधातुओं के अंदर जो हमारा कार्बन था, इस कार्बन का एक अपर रूप होता है, क्रिस्टलीय अपर रूप का एक उदाहरण होता है ग्रेफाइट। आपने नाम सुना होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, हीरा और ग्रेफाइट हम साथ साथ पढ़ते हैं। हीरे के अंदर 4 कार्बन है, कार्बन के अंदर 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन चारों आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन बचता नहीं है। जबकि ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री रह जाता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो गतिशील होता है, इसलिए विद्युत का चालन कर लेता है। तो ग्रेफाइट जो है वो आंशिक रूप से विद्युत का चालन करता है। देखिए, अधातु अपवाद था जो विद्युत का अचालक होता है, लेकिन उसके अंदर ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का चालन कर सकता है, पूरी तरह से बहुत ज्यादा फ्लो में तो नहीं, लेकिन आंशिक रूप से विद्युत का चालन कर सकता है, इसलिए ये एक अपवाद हो जाएगा। और जो अपनी पेंसिल आती है ना, बच्चों के लिखने के लिए जो पेंसिल काम में लेते हैं, वो पेंसिल हम बोलने में ऐसा बोलते हैं वो सीसा पेंसिल है, हम गलत बोलते हैं। सीसा तो लेड होता है, वो पेंसिल लेड की नहीं होती, वो पेंसिल ग्रेफाइट की होती है। ध्यान रखिए, जो पेंसिल हम काम में लेते हैं वो कार्बन का एक अपर रूप होता है ग्रेफाइट, अब क्रिस्टलीय अपर रूप का एक उदाहरण है, उसकी बनी हुई होती है, ठीक है। और इसको एक ड्राई लुब्रिकेंट, शुष्क स्नेहक के रूप में भी काम में लेते हैं, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा चालक का गुण। और यही चीज अगर अपन मेटलॉइड्स में बात करें, उपधातु में, देखिए उपधातु बनते किससे हैं, धातु और अधातु का दोनों का रूप। तो धातु और अधातु दोनों में, धातु तो कहता है चालक है, अधातु कहता है अचालक है, तो ये वाले हमेशा दोनों के बीच का यानी अर्धचालक होते हैं। और उपधातुओं में ध्यान रखिए, मैंने ये लिख रखे हैं यहाँ पे, ये 6 ही उपधातु है पूरी आवर्त सारणी के अंदर, ये सिर्फ 6 तत्व हैं जो उपधातु हैं। मैं नाम बोल देता हूं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम और टेल्यूरियम, यही है। कुछ किताबों के अंदर टिन को भी लिखा हुआ है, लेकिन टिन धातु होता है। ये 6 ही उपधातु होते हैं जिनके अंदर धातु और अधातु दोनों का गुण होता है, यानी चालक और अचालक के बीच में से एक स्थिति निकालें तो उसको हम अर्धचालक बोलते हैं ना, यानी कि ये ना तो पूरी तरह से विद्युत का चालन कर पाते हैं और ना ही पूरी तरह से विद्युत को रोक पाते हैं। तो ये बीच की स्थिति, इसलिए थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से चालन होता है।
तो इसको हम अर्धचालक मानते हैं। और अर्धचालकों के आगे आपके जो ट्रांजिस्टर है या जितने भी अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जो जॉइंट्स बनते हैं, आप जैसे सिम के पीछे की साइड में देखिए, या कंप्यूटर की चिप पे देखिए, या किसी पुराने रेडियो या टीवी की प्लेट खुली हुई उस पे देखना, अलग अलग जगहों पर इस टाइप से ये लाइनें दिखती है, उसमें अलग अलग जगह पर ऐसे इस टाइप के पॉइंट बने हुए होते हैं, जिसको अपन संधि बोलते हैं। एनपीएन और पीएनपी टाइप के डायोड दो होते हैं, वो उनके अंदर जॉइंट्स बनते हैं। ये जॉइंट्स आपके मेटलॉइड्स के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए उपधातु का काम। अब एक और टॉपिक अपना बचता है कि इनके ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है। देखिए, पहली बात तो हमें एक शब्द मिल रहा है ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? किसी भी तत्व के साथ, चाहे वो आपका धातु हो, चाहे आपका अधातु हो, चाहे आपका उपधातु हो, तत्व तो सभी हैं, इन तत्वों की अगर हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएं तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर ये किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं, उन यौगिकों को हम ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है। क्लियर? ऑक्साइड किसको बोलेंगे? चाहे कोई भी तत्व हो, चाहे वो धातु, अधातु या उपधातु, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जो यौगिक बनाएगा उसे हम ऑक्साइड बोलेंगे। अब अपने को ध्यान रखना है कि जो भी धातु होते हैं उनके ऑक्साइड हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय गुण रखते हैं। और क्षार का मतलब क्या हो गया कि अगर इनकी क्रिया अम्लों से करवाते हैं तो ये लवण बनाते हैं। तो धातुओं के जो ऑक्साइड है उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। लेकिन एक अपवाद भी ध्यान रखें कि कुछ धातु, जिनका एक उदाहरण मैं ले रहा हूं, एल्यूमिनियम। देखिए, एल्यूमिनियम की क्रिया अगर आप ऑक्सीजन से करवाते हो तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बनता है। इसकी प्रकृति उभयधर्मी होती है, यानी ये अम्ल से क्रिया करके भी लवण बनाता है और क्षार से क्रिया करके भी लवण बनाता है। इसका मतलब इसमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण होते हैं। तो जिसमें दोनों के गुण होते हैं उसको हम उभयधर्मी बोलते हैं, ठीक है। इसी टाइप से अपन अगर अधातुओं के ऑक्साइडों की बात करें तो अधातुओं के ऑक्साइडों की सामान्य जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय, यानी कि ये क्षार से क्रिया करके लवण बनाते हैं। यह गुण है इनका, अम्लीय गुण। लेकिन ध्यान रखिए, कुछ ऐसे ऑक्साइड भी होते हैं जो, उदाहरण के रूप में मैं लूंगा आपको नाइट्रिक ऑक्साइड NO या नाइट्रस ऑक्साइड N2O। देखिए, ये N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ध्यान रखिए इसका नाम होता है लाफिंग गैस, हास्य गैस, यानी जिसको सूंघने पर अपने को हंसी आती है। आपने वो एक हाउसफुल मूवी देखी होगी, उसमें वो सरदार जी को एक वाल कुछ और खोलना होता है, ऑक्सीजन वाला वो खोल देते हैं N2O वाला, ये वो लाफिंग गैस है, उसमें सब हंसने लग जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही, ठीक है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड इसका सही नाम होता है। तो ये उदासीन प्रकृति की होती है। देखिए, धातुओं के अंदर आपने कहा था बेसिकली गुण होता है क्षारीय ऑक्साइड का, लेकिन वो उभयधर्मी भी होते हैं, यानी अम्ल और क्षार दोनों के गुण होते हैं। अधातुओं का गुण अम्लीय होता है लेकिन वो उदासीन होता है। उदासीन का मतलब क्या है? उदासीन का मतलब है कि ना तो वो अम्लीय है और ना ही वो क्षारीय है। दोनों का अंतर आना चाहिए आपको। उभयधर्मी का मतलब और उदासीन का मतलब क्या होता है? दोनों में अंतर क्या है? उभयधर्मी का मतलब होता है जिसमें अम्लीय गुण भी है और क्षारीय गुण भी है, अम्ल और क्षार दोनों के गुण हैं। और उदासीन का मतलब होता है उसमें ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, यानी कि दोनों के गुण नहीं होते हैं। और फिर अपना जो है मेटलॉइड्स, इसमें तो देखो धातु और अधातु दोनों के गुण है, चूंकि दोनों के गुण है इसलिए इनके ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? उभयधर्मी प्रकृति होती है। अधातुओं, उपधातुओं के जो ऑक्साइड है वो हमेशा उभयधर्मी प्रकृति के बनाएंगे। तो ये हो गया एक मोटा मोटा टॉपिक। अगर अपन इलेक्ट्रिक गुणों के आधार पर बात करें तो ध्यान रखिए, धातुओं के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण ये इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक कहलाते हैं। और अधातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण इनको हम इलेक्ट्रॉन ऋणी यौगिक भी कहते हैं। ये ध्यान रखिए। और एक परिभाषा आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक उदाहरण के आधार पर परिभाषा बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उनका खुद का ऑक्सीकरण होता है और वो किसी और का अपचयन करवाते हैं, और अपचयन करवाने के कारण इनकी जो प्रकृति होती है वो अपचायक की प्रकृति होती है। ध्यान रखिए, इनका खुद का तो ऑक्सीकरण होता है लेकिन ये अपचायक का गुण दर्शाते हैं। जबकि इनमें देखिए, अधातुओं के अंदर अधातु खुद इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, खुद इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं इसलिए खुद का तो अपचयन होता है, लेकिन वो किसी और का ऑक्सीकरण करवाते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति जो होती है
वो ऑक्सीय कारक की होती है, ऑक्सीय कारक की प्रकृति होती है। ये धातु अधातु और उपधातुओं के मुख्य मुख्य गुण थे। इनमें किसी भी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमने सब टाइप के टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, अब एक आखिरी निवेदन आपसे कि हमारा YouTube चैनल राज रसायन जो है उसको आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें भी इस चैनल पर लाइव क्लास लेने के चांस मिल सके। ठीक है, और भाई आपका क्वेश्चंस हो, किसी भी टाइप के कोई क्यूरी हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल राज रसायन पे जुड़ सकते हैं, या फेसबुक चैनल राज रसायन से जुड़ सकते हैं, या इंस्टाग्राम चैनल राज रसायन से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।